अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। जो खबरें आ रही हैं उसमें ग्लिमर ऑफ होप जिसको कहते हैं वो भी नज़र आना शुरू हुआ है। और वो जिस तरह मुझे याद आ रहा है कि मौलाना रूमी ने कहा था ना कि जब आपको बुलंद मकासद हासिल करने हो ना तो कुछ अरसा तक के लिए अगर आपको सामान्य हयात की महरूमी से भी गुजरना पड़े तो उससे घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आजकल हम देखते हैं ना, पाकिस्तान में जब भल सफाई का मौसम आता है तो आपको पता है कि उसको गंद को साफ करने के लिए कई दफ़ा पानी की सप्लाई रोकनी पड़ती है नहरों में, और फिर जाके उसकी भल सफाई होती है। तो इसी तरह जब आप एक बुलंद मकासद के लिए काम कर रहे होते हैं तो उसमें मसाइल जो हैं वो बहुत आते हैं, लेकिन अगर आप आराम से उसका सब्र से इंतज़ार करें तो मामलात जो हैं वो ठीक भी हो जाते हैं। और इस दौरान नफ्स का जो मुहासबा है ना, वो लाजमी करते रहना चाहिए, क्योंकि नफ्स का जो मकर फन है उसके आमाल जो है ना बेसिकली वो आपके जो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उनको वो नेस्तो नाबूद कर देते हैं। तो इसलिए उम्मीद जो है उसको कायम रखना चाहिए। और जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। ख़ास तौर पे ये जो प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया है 30 अप्रैल का, उसका ज़रा तजिया करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुलाकातें हुई हैं बड़े बड़े लोगों की, उसका भी ज़रा तजिया करते हैं कि वो क्या निकलेगा, उसमें से कुछ निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम सलाम इसरार भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है सलमान भाई। एक तो ये कि जो मंजरनामा बन रहा है उसमें सबसे बड़ी खबर तो ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया था उसके बाद 30 अप्रैल का ऐलान कर दिया है जी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फ्लरी ऑफ मीटिंग्स जो हैं वो हुई हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से, जो बेसिकली आधे घंटे के लिए थी लेकिन तकरीबन 1.5 घंटा चली। इसके साथ फिर हमने देखा कि उसके बाद फिर अगले दिन जो है वो तीनों जो सियासी बड़े हैं उनकी मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब की, मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी साहब की। तो ये जो सूरत हाल नजर आ रही है, साथ साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान का भी इंटरव्यू, उसकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए इसरार भाई, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत ने और उनकी इत्तेहादी जमातों समेत मीडिया ने कुछ इस किस्म का तासुर पैदा करने की कोशिश की कि ये फैसला मुतनाज़ा है हाँ। और इस फैसले की बुनियाद के ऊपर इंतखाब नहीं हो सकता। हम्म, और ये भी कहा गया कि हुकूमत अगरचे रिव्यू में नहीं जाएगी, लेकिन ये इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं है। हाँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि हम्म, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनराफ का मतलब है कि हम तौहीन अदालत के मुर्तकब हैं। और बेशक। बड़ी वाज़ेह किस्म की डायरेक्शन जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दी कि पंजाब की तारीख जो है वो सदर ममलिकत जो है वो इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से देंगे। केपीके की जो तारीख है वो गवर्नर केपीके देंगे इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के साथ, और अगर वहां वो से तारीख नहीं आती तो फिर सदर ममलिकत तारीख दे सकते हैं। ये बात क्या अच्छा, थी? ये यानी अगर तो उसकी क्या कोई लिमिट नहीं दी गई साथ साथ कि इतने दिन में आप नहीं, देंगे लिमिट ये? नहीं दी गई थी, लिमिट नहीं दी गई थी, लेकिन अगर वो ताखीरी हरबे इख्तियार करे तो फिर हम्म, सदर ममलिकत जो है वो इंतखाब की तारीख दे सकते हैं। ठीक अच्छा, ठीक इस ठीक। फैसले के बाद भी बहुत से लोगों ने कहा, और मेरे साथ कई टीवी टॉक शो में हुकूमत के हमायती जो एंकर्स या तजिया कार है वो ये कहते थे कि इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं देगा और हम्म, आप देखिएगा कि सदर ममलिकत जो है उनके लिए नई मुश्किलात पैदा हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कल जो है वो सदर को तजवीज दी इंतखाबात की तारीख के हवाले से, और सदर ने फिर पंजाब के हवाले से 30 अप्रैल की तारीख को फाइनल किया। और ठीक। यही इलेक्शन कमीशन जो है गवर्नर केपीके को खत लिख चुका है कि वो भी तारीख का ऐलान करे, और आज गवर्नर केपीके ने कहा है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन का जो लेटर आया है उसी की रोशनी हम्म, में वो भी तारीख का ऐलान कर दे। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इंतखाब की तारीख देने के हवाले से इबहम था वो तो हाँ। खत्म। अब इंतखाबी तारीख आ गई, साथ तो साथ ये जो सुप्रीम वो कोर्ट जो ने ये जो पाबंद। सॉरी, जी जी। जो अब इबाम की जो बात कर रहे हैं, खास तौर पे जो वजीर कानून साहब और अटॉर्नी जनरल साहब ने कोशिश की थी वो नाकाम हो गए हैं बुरी तरह। जी, वो नाकाम हो गया। अब बुनियादी तौर पे एक नया पंडोरा जो खुलेगा वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें और उनकी इंतजामिया और इदारे पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करने में, चाहे वो लॉजिस्टिक्स है, चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो फाइनेंशियल मामला है, ताकि ठीक। इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर उसको इंश्योर किया जा सके। अच्छा, अब ये 56 दिन का जो है ना कोई इंतखाबी शेड्यूल सामने आने वाला है एक आध दिन के अंदर। अच्छा, ठीक। अब मसला ये है कि ये जो अभी आपने कहा कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ, वजीर आजम के साथ,
اور اس کے بعد جو 3 بڑے سیاسی رہنما ہیں وہ ملے ہیں، ان سب کے درمیان اب ایک نیا جسے کہتے ہیں نا الجھن پیدا ہو گئی ہے. اور وہ الجھن یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ان کے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں 2 صوبائی انتخابات کو یقینی بنائیں. اگر وہ یہ 2 صوبائی انتخابات کو یقینی نہیں بناتے تو اس صورت میں پھر یہ جو ہے نا توہین عدالت لگ سکتی ہے اور ایک نیا بحران پیدا ہو سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے پاس جو سر جوڑ کے بیٹھے ہیں وہ یہ کہ ہم صوبائی انتخابات تو ہمارے لیے سیاسی خودکشی ہوں گے. اس وقت اندر چل رہی ہے کہ کیا ہمیں 2 صوبائی انتخابات کی طرف جانا ہے یا مئی میں جا کر ہم عام انتخابات کا اعلان کریں. اور اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں نے کل بھی یہ سوال اٹھائے ہیں کہ حکومت کے پاس اگر کوئی سیف راستہ ہے، یعنی اس میں شکست شاید ان کو بچا نہ سکے لیکن ذرا ان کی پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے اگر وہ 2 صوبائی انتخابات کے مقابلے میں عام انتخابات کا راستہ اختیار کرے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ مارچ میں ہی صدر اپنا وزیر اعظم اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر کے وہ باقاعدہ عام انتخابات کا راستہ اختیار کرے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. لیکن اگر وہ اس پہ بزد رہتے ہیں کہ ہم نے عام انتخابات نہیں کرانے تو پھر اس صورت میں اب آپ ان 2 صوبائی انتخابات سے فرار بھی حاصل نہیں کر سکے. چاہے آپ اس میں جو بڑی دلچسپ بات ہے نا کسانہ صاحب جو ہمارے دوستوں کو سمجھنی چاہیے، یہ جتنی باتیں ہمارے ہاں میڈیا میں حکومت کرتی رہی نا سیکیورٹی کے کانٹیکس میں، یہ دہشت گردی کے کانٹیکس میں، پھر اس کے بعد یہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہے، مالیاتی معاملات خراب ہیں، یا یہ کہ ہمیں نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن کرانے ہیں، اس میں سے کسی بھی ایک نقطے کے اوپر اٹارنی جنرل سمیت حکومتی وکلا نے اس پہ پلی نہیں دی سپریم کورٹ، اور اس میں گفتگو ہی نہیں کی کہ ہمیں کیا مشکلات آ رہی ہیں. وہ تو سارا کا سارا گفتگو کا محور 90 دن کے اندر اندر ہی رہا نا. تو جو اعتراضات تھے یہ جو جن کے باقی اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی بیانیہ تھا وہ سپریم کورٹ کے اندر نہیں اندر گھس سکا وہ. جی ایک تو وہ گھس نہیں سکا، اور اس کی وجہ یہ کہ جو انہوں نے فل بینچ کی درخواست کی تھی وہ بھی واپس لے لی پٹیشن، اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا جو مریم نے یہ کہا تھا کہ جی پہلے نواز شریف کو ایگزونریٹ کریں، جو القابات جی کیے جی تھے جی وہ جی واپس جی لیں. جی 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 وہ تو بھی میں نہیں یہ ہوا. کہنا چاہتا ہوں کہ جن بنیاد کے اوپر آج لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ انتخابات نہیں ہو سکتے، یہ سوال پھر آپ کو انہی بنیاد کے اوپر عدالت کے سامنے بھی رکھنے چاہیے تھے. وہاں تو آپ نے رکھے نہیں. جب آپ نے رکھے نہیں تو پھر سپریم کورٹ نے بس اس بات کی تشریح کر دی کہ انتخابات کی تاریخ کس نے دی، وہ انہوں نے بتا دیا، انتخابات کی تاریخ آ گئی. اچھا اب حکومت جو ہے اس کی مشکل یہ ہے کہ جو ملک کا اس وقت معاشی منظر نامہ ہے وہ اسے سوٹ نہیں کرتا. وہ چاہے 2 صوبائی انتخابات ہو چاہے وہ فوری عام انتخابات کا راستہ ہو. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ انتخابات سے جب آپ انحراف کریں گے تو نہ صرف آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کریں گے یا توہین عدالت لگے گی، بلکہ آپ کو اپنے فیصلے کی توثیق کے لیے یعنی نہ کرانے کے فیصلے کی توثیق کے لیے بھی عدالتوں کی طرف جانا پڑے گا، جو کہ عدالتی موڈ اس وقت نظر نہیں آتا. جس قسم کا ماحول اور جس قسم کا پریشر آپ نے عدالتوں پہ ڈالا ہے اور جس قسم کی گفتگو مریم نواز کر رہی ہیں کہ اور جس طرح سے عدلیہ کو نشانہ بنایا گیا اس سارے کھیل میں، یعنی اندازہ لگائیے ہمارے بعض بڑے سنجیدہ قسم کے اینکرز نے بھی یہ سوال اٹھائے کہ شاید یہ جو پاکستان میں ڈالر اس وقت بہت اوپر چلا گیا ہے اس کی وجہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یعنی ہم بالکل. عدالتی فیصلے سے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ چلے سپریم کورٹ کے فیصلے سے اگر ڈالر اوپر گیا ہے تو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا اس سے پہلے 1-2 ماہ کے اندر جو ڈالر کا کرائسس تھا وہ کیوں کر پیدا ہوا. تو ابھی بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے الیکشن سے بچنا ہے، لیکن حکومت کے اپنے اندر بہت سے لوگوں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اس وقت کسی قسم کا ایڈونچر کرنا خود اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو بھی اور لیگل پوزیشن کو بھی سبوتاش کرنے کی بات ہوگی، اور اس سے ہمارے لیے زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ الیکشن کا ماحول ہے، اور میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں ایک انتخاب ہو، اگرچہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ انتخاب اکتوبر میں ہوگا. اگر یہ اکتوبر میں کروانا ہے انتخاب تو پھر آپ کو یہ 2 صوبائی اسمبلیوں کی کڑوی گولی جو ہے نا وہ ڈائجسٹ کرنی پڑے گی. اور جو اس وقت موڈ نظر آ رہا ہے پنجاب کا اور کے پی کے کا، اور اگر ان صوبائی انتخابات میں عمران خان جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی انتخاب ہوگا اس میں حکومت کے لیے اور زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو میرا یہ ایک خیال ہے سینیریو بن گیا ہے. جی میرا یہ خیال ہے کہ جو دوسرا سنیریو مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو آرمی چیف صاحب گئے ہیں وہاں پہ، جو ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم کی، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن سارے نہ کروائے
और कौमी असम्बली के इलेक्शन ना करवाएं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप इस तरह का कुछ कंसेंसस बिल्ड करें कि ताकि इलेक्शन जो है वो इकट्ठे हो जाएं, चाहे अप्रैल में हो जाए चाहे मई में हो जाए। लेकिन कौमी असम्बली के इंतखाबात अगर बाद में हुए तो आपको उल्टा सियासी नुकसान होगा। तो जी यही बात थी। इसी वजह से उनकी जो मुलाकात हुई है 3 बड़ों से, सियासी बड़ों से, उसमें भी यही डिस्कशन हुई है कि इसको इसी तरह लेके जाया जाए कि इलेक्शंस इकट्ठे हो जाएं, खर्चा भी कम होगा जी और सियासी नुकसान भी कम होगा। आपने तो ये एस्टेब्लिशमेंट की बात की है ना, ये बिल्कुल ठीक बात की, और मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि एक ही इलेक्शन हो। हाँ। और मेरी इतला के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने भी शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया है। आसिफ अली जरदारी ने, फजलुर रहमान ने नहीं, आसिफ अली जरदारी ने भी ये मशवरा दिया है कि हमें एक ही इंतखाब का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये ना हो कि इस तरह के इंतखाबात से हमारी सियासी पोजीशन मुस्तकबिल के लिए भी खराब हो जाए। क्योंकि देखिए ना, इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई सिक्योर अपने आप को समझ रहा है पॉलिटिकली, वो तो जरदारी साहब समझते हैं कि जी हुकूमती इत्तेहाद में हम साइड पे बैठे हुए हैं, हमारा मसला तो सिंध का है, हमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जरदारी साहब को एक खदशा ये है कि अगर ये 2 सूबाई इंतखाबात की लहर में इमरान खान जीत गए तो फिर उसके बाद जब इंतखाब होंगे अक्टूबर में तो वो लाजमी कराने पड़ेंगे, उससे फिर हम आगे नहीं भाग सकेंगे, एक बात। और जब वो इंतखाबात होंगे तो उसका इम्पैक्ट फिर सिंध के सूबाई इंतखाबात के ऊपर भी पड़ेगा, और सिंध के जो कौमी असम्बली के इंतखाबात है उसमें भी पड़ेगा। इसी वजह से वो शायद ये कह रहे हैं कि हमें आम इंतखाब का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और कल बिलावल ने भी कहा है कि जो हमारी पार्टी जो है वो आम इंतखाबात की भरपूर तैयारी शुरू कर चुकी है, और तो हम जो है बाकायदा आपकी इंतखाबात के लिए तैयार है। तो कब जाएंगे? जी आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? क्या नून लीग जो है वो इसके ऊपर मान जाएगी कि हम इलेक्शन जो है वो जरा अर्ली कर लेते हैं, मई में कर लेते हैं और इकट्ठे कर लेते हैं? देखिए, अगर इस्टेब्लिशमेंट ये जहन बना चुकी है ना कि इंतखाब एक ही होगा, तो फिर आप ये देखिएगा कि नून लीग के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, उनको भी इंतखाब का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मेरी अपनी गट फीलिंग ये कहती है कि मई में जाकर आम इंतखाबात के ऊपर इत्तेफाक हो सकता है, मई में जाकर। और अगर ये इत्तेफाक अगले चंद दिनों में, यानी अगले 10-12 दिनों के अंदर होगा, तो ये मामला जाके मई में जाकर फिर तय होगा। लेकिन अगर ये ना हो सका और मुस्लिम लीग नून अपनी जिद के ऊपर कायम रही, तो फिर मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात होगी जो इस पूरे क्राइसिस के अंदर सबसे ज्यादा डैमेजिंग होगी इलेक्शन की पॉलिटिक्स में, चाहे वो सूबाई वो हो चुकी इंतखाबात हो है। और चाहे वो कौमी इंतखाबात हो। मजीद होगी, हाँ, मजीद होगी हाँ, इसके लिए, हाँ, वो क्योंकि वो मजीद जितना होगी। इंतखाब से बाहर भागेगी उतना ज्यादा उसके लिए मुश्किलात सियासी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि ये जो आइंदा 4 दिन है, 3-4 दिन जो है, 72 घंटे जो है, मेरा ख्याल है कि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें डिसीजन ले लिया जाना चाहिए कि इलेक्शन जो है वो कब हो रहे हैं और नेशनल असम्बली जो है वो कब डिसॉल्व हो रही है। मेरा ख्याल है कि दिस वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आ रहा है और इसमें बड़ा मैं जाती इंपॉर्टेंट। तौर पे ये समझता हूँ कि मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि खुद हमारी स्टैब्लिशमेंट को भी इसी बुनियाद पर अब कोई नई एडवेंचरिज्म और कोई नई मुहिम जोई हाँ, और ना कोई हुकूमत के ऊपर उस तरह, उनको भी ये कहना चाहिए कि देखिए, अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो आप ये इंतखाबी तजर्बे करने की बजाय एक ही इंतखाब का रास्ता इख्तियार करें। ये मुल्क के मफाद में भी है, इलेक्शन हाँ, कमीशन के लिए भी आसान हो जाएगा और सियासी जमातों के लिए भी आसान हो जाएगा। वरना सूबाई इंतखाबात की जो पेचीदगी है, सियासी पेचीदगी, वो बहुत सी सियासी जमातों के लिए नुकसानदेह साबित अल्लाह करे कि तमाम फ्रीकैन जो है वो होश के नाखुन लें। हो। अच्छा, जी ये जो जी जी जो इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं, इसमें 2-3 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट चल रहे हैं इस वक्त। जो इमरान खान साहब का इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू तो नहीं हुआ, उनकी जो गुफ्तगू हुई है अपने बीट रिपोर्टर्स के साथ, उसमें जो उन्होंने कहा है, और एक तो ये उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ, बातचीत के लिए भी तैयार हूँ। दूसरा उन्होंने ये कहा कि रूस के खिलाफ जो तकरीर की थी बाजवा साहब ने, उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये उन्होंने मेरे ख्याल है पहली दफा मुतालबा किया है एज सच, जो कोर्ट मार्शल का नाम उन्होंने लिया है। आप समझते हैं कि ये क्या एक सीरियस मुतालबा है उनका? नहीं, देखिए, माजी में भी ये मुतालबे जो है ना नवाज शरीफ साहब भी करते रहे हैं, और हम्म, उसके उससे पहले बेनजीर भुट्टो साहिबा भी अपने दौर में कहती रही हैं कि जो फौजी हजरात हैं जो सियासी मुदाखलत करते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को एक बात समझनी चाहिए कि वो वे फॉरवर्ड की तलाश करें। बाकी पीछे जाके बार बार मुर्दे अगर उखाड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वही होगा जो नवाज शरीफ साहब के साथ भी सलूक हुआ था, आपको पता है। अच्छा, मुझे जाती तौर पे लगता है ये एक पॉलिटिकल स्टंट तो हो सकता है, लेकिन ये कोई बहुत सीरियस डिमांड इमरान खान की नहीं होगी, एक बात। अगरचे वो बहुत दुखी हैं जनरल बाजवा के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन उसके ऑब्वियसली। बावजूद मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है वो आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करती है सर, वो पीछे की तरफ नहीं लेके जाती। इमरान खान साहब को अब जो कुछ हुआ, अगर देखिए ना, अगर आप इस पंडोरे को खोलेंगे
तो इसी स्टैब्लिशमेंट ने, जनरल बाजवा की स्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को हद से ज्यादा आगे जाके सपोर्ट भी किया, ये भी बात रिकॉर्ड का हिस्सा है ना। तो फिर बहुत सी बातें खुलेंगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को ये शायद इमरान खान की हिकमत अमली ये है कि इस तरह की बातें करके वो मौजूदा स्टैब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ा सकते हैं, उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं, उनको अपने करीब ला सकते हैं, और एक जिसे कहते हैं गिव एंड टेक होके, जैसा आप इस पे बात ना करें, हम आपके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, कोई इस तरह की चीज हो सकती है। तो मुझे जाती तौर पे लगता है कि इमरान खान साहब जो है अब क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं ना जी, उन्हीं के पास इस वक्त नैरेटिव है, नैरेटिव तो किसी और के पास है नहीं। तो बिल्कुल यकीनी बिल्कुल। तौर पे शायद वो जनरल बाजवा का भी मामला जो है वो इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल करे, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान साहब को एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए और कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए एडवेंचरिज्म में जो बिला वजह उनके और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी ताल्लुकात लेकिन को लेकिन खराब कर सके। लेकिन वैसे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट सलमान भाई, क्या हमें किसी न किसी मौके पर ये अब तय नहीं कर लेना चाहिए कि रेड लाइन क्या है, जो इसको क्रॉस करेगा, कोई ताले आजमा कोई भी हो, उसको मतलब उसको कुछ ना कुछ अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। अब कहीं ना कहीं तो ये नहीं, ये फैसला करना इसमें पड़ेगा ना। नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन ये फैसला सियासी जमातों ने करना है, अकेला इमरान खान नहीं कर सकता। इस बात ध्यान में रखिए, इमरान खान को अगर इख्तिदार में आ जाते हैं, इमरान खान वजीर आजम बन जाते हैं दोबारा, तो इमरान खान सियासी जमातों के साथ इंगेज हो और सियासी जमातें इमरान खान के साथ इंगेज हो, जिसके अंदर ये नया लीगल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क सामने आए कि जो स्टैब्लिशमेंट है उसका रोल जो है वो ये होगा, ये नहीं होगा जो हाँ इस वक्त हमने इख्तियार किया हुआ है। तो ये हाँ एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में डिबेट को जनरेट किया जाए, मां सिवाय इसके कि इसको एक इस तरह से डिबेट बनाई जाए कि शायद हम कोई महाजराई पैदा करना चाहते हैं, हम किसी इदारे को लेट डाउन करना चाहते हैं। मकसद किसी इदारे को लेट डाउन करना नहीं है, बल्कि आइन के दायरे कार में, कानून के दायरे कार में और सियासी दायरे कार में हर इदारे के जो रोल्स है वो वजाहत होनी चाहिए। और ये मैं समझता हूँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर पाकिस्तान की सियासतदान मेच्योरिटी का मुजाहरा करे और ये जो अपनी जाती लड़ाइयों में इस वक्त उलझ के रह गए हैं, हुकूमत को भी और अपोजिशन के अंदर जो बड़ी सियासी जमातें हैं, खासतौर पर मैं पीपल्स पार्टी को कहना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी इस मामले में आगे बढ़े और ये जो रोल निकल के सामने आ रहा है ना एस्टैब्लिशमेंट का, इसको हम किसी तरीके से एक लीगलाइज तरीके से एक ऐसी जगह पर रख दे जहां कोई सियासी मुदाखलतें ना हो, इलेक्शन का अमल शफाफ हो, इंतखाबात में सियासी इंजीनियरिंग ना हो, हुकूमतें बनाने का, बिगाड़ने का, तोड़ने का खेल ना हो। ये सब और चीजें तो इमरान खान सामने आनी चाहिए ना। और और इमरान इमरान खान खान को को भी ये समझना, जी जी, और और इमरान खान इमरान को भी ये समझना चाहिए, जी सॉरी सर, मैं कह रहा हूं इमरान खान को भी ये समझना चाहिए कि अगर ये इस तरह की कोई चीज सियासी जमातों के फ्रेमवर्क पे तय हो जाती है तो उसका फायदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत को भी हो। उनको भी हो, और खास तौर पे ये भी ना इमरान खान को कहना पड़े कि आर्मी चीफ जो है वो मुझे दुश्मन समझते हैं। अब देखे ना, ये हाँ कितनी बिल्कुल सही अजीब है। सी स्टेटमेंट है, ये कितनी अजीब स्टेटमेंट है। अच्छा, ये भी मैं देखिए ना, ये भी मैं स्टेटमेंट जो है इमरान खान की कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता। जिस तरह से उन्होंने कहा ना कि इमरान को अपना आर्मी चीफ मुझसे बात करे, मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए बात क्या है, बात तो हाँ सिर्फ दो नुक्तों की बात है। एक बात यह है कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, नंबर वन। हाँ और बिल्कुल। नंबर दो ये है कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है इसमें सियासी इंजीनियरिंग वगैरह ना हो और एक पुरअमन तरीके से, शफाफ तरीके से इंतकाल इक़्तिदार का मामला हो। और एक बात यह है कि पाकिस्तान में, मैं एक बात बताऊं सताना साहब, जो पाकिस्तान की इस वक्त डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो हमारी इस वक्त रीजनल पॉलिटिक्स है, जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें बहुत जरूरी है कि हमारी जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है ये एक वेव लेंथ के अंदर काम करे, इसमें डेफिसिट ना हो, इसमें तमाद साथी हो, इसमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन हो, इसमें एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप हो, इसमें बदगुमानियां ना हो, इसमें इल्जाम तराशियां ना हो। ये मुल्क के मफाद में है। वरना देखिए ना, पिछले अगर आप इंडिया का मीडिया रिव्यू करें, वो जिस तरीके से हमारी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप ओह, का मजाक उड़ा रहा है और जिस तरह से इमरान खान के बयानात एंड को मैं राइटली कल सो। सुन रहा था, जी, और वो कल मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो काम हमें करना चाहिए था वो तो इमरान खान हाँ ने बड़ी खूबसूरती के साथ अदा कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि इससे इमरान खान को भी रियलाइज करना चाहिए कि वो ऐसी चीजों से गुरेज करें जिससे शायद उनको लगता है कि वक्ती तौर पर पॉलिटिकल फायदा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान वो की ठीक है। सियासी जमातों के लिए तो अच्छा काम ठीक। नहीं होगा। हमें एक नया फ्रेमवर्क तलाश करना है और उस फ्रेमवर्क को तलाश करने के लिए सियासी जमातों के दरमियान, सिविल सोसाइटी के दरमियान, मीडिया के दरमियान, एक नया लीगल कम्युनिटी के दरमियान एक नया इंगेजमेंट सामने आ जाए तो उससे हाँ हम तमाम इदारों को उनके उनके दायरा ठीक कार में ठीक रख सकते हैं। ठीक। आई विश ऐसा हो सके। अच्छा, ये जरा मुझे बताएं कि हाँ जी। ये जो एक सिचुएशन हमने देखी कल से, जो परसों बल्कि डेवलप हुई, और वो ये थी कि एक ट्वीट किया गया
जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान के कत्ल का मंसूबा जो है बनाया गया है। उसके बाद फिर मुख्तलिफ वज़रा ने, मुख्तलिफ लोगों ने उसको कंडेम भी किया और कहा जी कि नहीं ये देखें क्या भगोड़े हैं जो बाहर निकले हुए हैं, बाहर जाके वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये जो ये खतरा है, आप समझिए कि कितना ये रियल हो सकता है, क्योंकि मुझे तो खतरा उस दिन से लग रहा है जिस दिन से लाहौर में उनको हाई कोर्ट में बुलाया गया था, और उसके बाद फिर अभी इस्लामाबाद बुलाया गया, और अब फिर दोबारा उनको बुलाया जा रहा है। ये क्यों नहीं किया जाता कि एक शख्स जिसको सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त महसूस किया जा रहा है, और सब लोग उसकी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, उसको वीडियो लिंक के ऊपर उसको ले ली जाए, उसकी शहादत जो है या विटनेस जो है जो भी है, तो बजाय इसके कोई उसको एक्सपोज किया जाए पूरे कोर्ट्स के सामने और पूरे लोगों के सामने। कितना रियल है जी? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि इसमें कोई डाउट नहीं है 1% भी कि इमरान खान को थ्रेट नहीं। इमरान खान इस वक्त बहुत से लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं, ये मैं आपको बताऊं। और बहुत से लोग उनको मंजर से हटाना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा कि बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ जो कुछ हुआ वो भी हमारी नजरों के सामने है ना। बेशक इसलिए बेशक। इमरान खान के ऊपर ये थ्रेट है, और इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी के जिस अरूज के ऊपर है तो उनके ऊपर थ्रेट तो बढ़ेगा। अच्छा, उनकी जितनी भी पब्लिक मोबिलिटी है, यानी अब वो अगर इंतखाबी मुहिम में भी जाके जलसों के अंदर तकरीरें करेंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे तो तब भी उनके लिए मुश्किलात होंगी। और ये कहा जा रहा है कि हाँ। उनको कि आप वीडियो लिंक के जरिए ही बड़े बड़े जलसों से खिताब करें और खुद बराह रास्त जलसों में जाने से गुरेज करें। ये पार्टी के अंदर कल हाँ। डिस्कशन भी हुआ है। और इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि ये जो इमरान खान साहब ने भी जब इशारा किया है कि वो जब एक जहाज से इसलिए नहीं गए कि उनको फिर वहां से बलूचिस्तान लेके हाँ। जाना था, या ये कि बिल्कुल। शूटर जो है वो वहां पे रखे गए हैं। और बाबर अवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 2 वाकयात का जिक्र किया जहां लोगों को मारा गया, तो ये सारी बिल्कुल। चीजें। और इससे पहले इमरान खान वजीराबाद के फैसले के वाकये को इंडिकेशन पहले दे चुके थे कि उनके साथ ये वाकया हो सकता है, उसको मजहबी रंग बनाया जाएगा। तो बेहतर है कि हमारी अदालतें भी जो है वो इस मुहिम जोई से गुरेज करें। क्योंकि देखिए ना, जब अगर कोई बुरा वाकया हो गया, हमने जुल्फकार अली भट्टो साहब का भी वाकया देखा, फिर हमने जो है अपना मुर्तजा भट्टो का मर्डर भी देखा है, फिर हमने जो है बेनजीर भट्टो शहीद जैसी औरत का भी, बड़ी औरत का मर्डर देखा है। तो हाँ। चीजें जब वाकयात हो जाए तो फिर हमें बाद में अंदाजा होता है कि यार ये बड़ी ज्यादती हुई मुल्क के साथ, कौम के साथ, लोगों के साथ। तो इससे बेहतर है कि हम उससे गुरेज करें और ये हाँ। एडवेंचर ना करें कि इमरान खान को अदालतों में आना लेकिन है, लेकिन उनको उनका वीडियो जो लिंक के उन्होंने जरिए तो ये ले लें। कह दिया, उन्होंने तो ये भी कह दिया ना कि जिन्होंने मेरी सिक्योरिटी देनी है उन्हीं से मुझे खतरा है, तो अब वो क्या करें? देखिए ना, बात यह है कि जो बात उन्होंने की है, आपका ख्याल है कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? वो तो नहीं देंगे ना, वो तो उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। आप रोजाना की बुनियाद पे देखें उनके बयान से लगता है कि जैसे उनका बस नहीं चल रहा है कि इमरान खान को कैसे गिरफ्तार किया जाए। और ये मैं आपको बताऊं, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं बता रहा हूँ। जो लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका इस्तेकबाल हुआ है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह से लोग अंदर गए हैं, उसके बाद तो इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना पड़ा है, हुकूमत के अंदर भी सोचना पड़ा है। और बहुत से लोगों ने ये कहा है कि ऐसे शख्स के साथ अगर हम यहाँ पे उनको नाहिल करेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, उसके साथ कोई वाकया करेंगे, हाँ। तो उसकी बड़ी सीरियस इंप्लीकेशन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान अगर अदालतों का एहतराम करना चाहते हैं तो उसका एक बेहतरीन तरीका यह है कि वो दोबारा जो है अदालतों को ये रिक्वेस्ट करें कि जनाब जो सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मैं वीडियो लिंक के जरिए ही पेश होना चाहता हूँ, उसको कबूल किया जाए और अदालतें भी उसके ऊपर संजीदगी से देखें। और जो हमारी वजारत दाखिला है वो भी इस चीज को समझने की कोशिश करे कि इससे कोई नया वाकया जन्म न ले। तो बेहतर है कि इमरान खान को जो है ना हम वीडियो लिंक के जरिए ले लें, क्योंकि ये तो अभी पेशियां है ना जी, ये कौन सा भी हाँ। फैसला हो गया कि इमरान खान जुर्म है। और कल तो हाँ। इमरान खान ने जरा 2 कदम आगे बढ़ के जो है आर्मी चीफ से कहा है कि अगर कोई उनके खिलाफ करप्शन का केस है तो आप ही सामने ले आए। हाँ। क्योंकि ले देखिए ना, फिर। हुकूमत जो केसेस लेके आ रही है सामने के सामने, वो तो सारा विक्टिमाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट है। हम सबको पता है कि ये किस तरह से चीजों को चलाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि हमने किस तरह से जो है ना वो इमरान खान को जो है नाहिल करना है। वो जिस तरह से मरियम नवाज साहबा कह रही है कि इमरान खान साहब के लिए अदालतें जो है वो बड़ा शानदार लाडले का फन किरदार अदा कर रही है। हालांकि वो ये भूल गई है कि लाडला फन का जो एक बड़ा भरपूर कई दहाइयों का मुजाहरा है हाँ। वो हमारी हाँ। अदलिया ने, एस्टैब्लिशमेंट ने खुद उनके वालिद के साथ इख्तियार किया हुआ था। बेशक तो इसके बेशक। बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ खाना भाई कि इस वक्त जो पोलिटिकल क्राइसिस है, इसका मुझे जो रेजोल्यूशन समझ आता है वो नेशनल इलेक्शन, वो आम हाँ। इंतखाबात है, वो 2 सूबाई इंतखाबात नहीं है। नहीं उससे है, मसाइल सही बात। बढ़ेंगे। बहरहाल अब ये फैसला जो है नवाज शरीफ साहब को करना है बुनियादी तौर पे, जरदारी साहब को और फजलुर रहमान को। शहबाज शरीफ साहब ठीक। का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर ये बड़े फैसले यहाँ पर हो जाए, और ये मैं आपको बताऊं, ये स्मेल कर चुके हैं जरदारी साहब भी, ये स्मेल कर चुके हैं नवाज शरीफ साहब भी, ये स्मेल कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब भी
کہ اب ہمیں شاید عام انتخابات کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. تھوڑی سی کوشش یہ ہوگی کہ حکومت چاہتی ہے کہ معاملات کو جولائی تک کھینچا جائے, یعنی ہم عام انتخابات جو ہے وہ جولائی میں جا کے کروائیں, اور عمران خان کوشش کریں گے کہ اگر, اور بجٹ بھی ہم دے دیں, اور حکومت عمران خان کوشش کریں گے کہ یہ مئی سے آگے زیادہ نہ جائے. تو اس کے اندر کوئی بریجنگ ہوگی, اب دیکھتے ہیں کہ کیا طے ہوتا ہے. لیکن جس قسم کی معاشی صورتحال بنا دی ہے نا, اس میں حکومت جو ہے وہ یہی بات کرنے لگا تھا کہ یہ جو اصل میں اس پوری کہانی میں جو فٹ بال بنی ہوئی ہے وہ ہماری اکانومی ہے, اور جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جناب محترم اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے تو بیڑا ہی گھر کر کے رکھ دیا ہے, جتنا ہو سکتا تھا پٹھا ہی بٹھا دیا, جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں, وہ انہوں نے کر دیا ہے. اور خاص طور سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ بھی ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. دیکھیں, اب اس سے بھی زیادہ خطرناک بات جو یہ ہوئی ہے نا کہ آئی ایم ایف نے مزید 3 ماہ آپ سے معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو انسرٹنٹی ہے اس کے اندر کوئی آپ سے معاہدہ نہیں کرتا. اور اب آئی ایم ایف کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی داخلی پالیٹکس میں الیکشن اور نئی حکومت جو ہے وہ کیوں ناگزیر ہو چکی ہے, اس لیے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے یہ چیزیں ہو جائے تو اس کے بعد ہم جا کے چیزوں کو دیکھیں گے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو معیشت کا معاملہ ہے اس نے بھی اس وقت جو ہے نا ایک اچھا خاصا, جسے کہتے ہیں نا, مشکل پیدا کر دی ہے حکومت کے لیے کہ وہ کیسے لوگوں کو نکال سکے گی اس معاشی بحران سے. اور آپ نے دیکھا نا مریم نے کیسے ڈسون کر دیا ہے اپنی حکومت کو, اپنی پارٹی کی حکومت کو. وہ کہتی ہیں میری حکومت نہیں ہے, شاید وہ سمجھتی ہیں کہ اس سے ان کو فیس سیونگ مل جائے گی. وہ فیس سیونگ نہیں ملنے والی. لوگوں کو پتا ہے نواز شریف صاحب کون ہے, لوگوں کو پتا ہے مریم کون ہے, لوگوں کو پتا ہے شہباز شریف کون ہے. اور یہ اسحاق ڈار جو میں بار بار کہتا تھا کہ پاکستان میں جو معاشی نجومی بنے ہوئے تھے وہ جب یہ لندن سے چلے تھے اس وقت بھی میں نے کہا تھا یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اور اب جس انداز سے یہ چیزیں ہوئی ہیں اس نے اور زیادہ ثابت کر دیا کہ ان کے ہاتھ میں بلکہ آپ کو ڈان کا آج کا ایڈیٹوریل دکھا رہا ہوں. آپ ذرا دیکھیں کہ ڈان جیسا اخبار جو کہ ان کا بہت ہی ماشاءاللہ فیوریٹ اخبار ہے, وہ یہ ایڈیٹوریل لکھ رہا ہے کہ لاسٹنگ ہارم, یعنی اتنا لمبا چوڑا یہ جو ہارم یہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. اور یہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے اب ان کے اپنے اخبارات جو ہیں, ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ کس طرح ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ڈان نے لکھ دیا ہے کہ یہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے اکانومی کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے, کم از کم اور کچھ بھی نہ ہو تو اگلے 24 گھنٹے میں ان کو تو ریزائن دلوانا چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے سلمان بھائی سے, اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا پرابلم ہوئی ہے. لیکن بہرحال ان کا میرا خیال ہے رابطہ ختم ہو گیا. تو میں آپ کو یہ ناظرین بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے ڈان جیسا اخبار جو ہے وہ بھی ان کو کرٹیسائز کر رہا ہے. ہیئر کمز سلمان بھائی, سوری وہ میرا خیال ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, سوری جی. ہاں جی, میں وہی آپ کو ڈان آپ کچھ کہہ رہے تھے ڈان کا. ہاں جی. تو وہ ڈان کا ایڈیٹوریل اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے. ان کے اپنے اخبارات ہیں یہ سارے, اور ان کے اپنے جرنلسٹ ہیں وہی لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. میں کہہ رہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور حکومت کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اس کو فیس سیونگ کے لیے کیسے ان کے جو گزرا ہے وہ جا کے عوام میں بجا کے بتائیں کہ جی جسٹیفائی کیسے کریں جو کچھ اس وقت ملک میں معیشت کے تناظر میں ہو رہا ہے. صحیح بات. اچھا آخر میں صرف مجھے یہ بتا دیں کہ اگلے چند گھنٹوں میں یا 72 گھنٹوں میں یا 5 دن میں 6 دن میں آپ کوئی بڑی سٹیٹمنٹ اس طرح کی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہونے جا رہی ہے, نیشنل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ؟ دیکھیے میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, اس کے علاوہ کوئی ریزولوشن نہیں ہے حکومت کے پاس. اور اگر حکومت نے یہ راستہ اختیار کیا تو یہ زیادہ مدبر راستہ ہوگا, بہتر راستہ ہوگا. لیکن اگر انہوں نے اس راستے سے انحراف کیا تو زیادہ مشکل ہوگی. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی پیغام ان کو یہی ہوگا کہ آپ نئے انتخابات کا راستہ اختیار کریں, عام انتخابات کا راستہ اختیار کریں, اور اسی میں کوئی نیگوشیٹ کر کے کوئی ڈیٹ پہ دونوں پارٹیاں اتفاق کر لیں. یہی ملک کے مفاد میں ہوگا انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ سلمان بھائی. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم جی. السلام علیکم.